नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी के बेहतरीन कवियों की श्रृंखला अब स्त्री कविता तक आ पहुंची है। स्त्री कविता के आंगन में जहां तरह तरह के फूल हैं। हालांकि ये वाक्य बोलते बोलते अचानक मुझे लगा कि क्या स्त्रियों द्वारा लिखी जा रही कविता को लेकर पर बात करते हुए क्या मेरी भाषा कुछ बदल रही है? क्या वो उसमें आंगन और फूल जैसे रूपक अनायास चले आए, या ये मेरा पूर्वाग्रह है जो इस तरह व्यक्त हो रहा है? जैसे स्त्री कविता की बात हो तो उसमें घर हो, आंगन हो, फूल हो, थोड़ी कोमलता हो। हालांकि ये सच है कि स्त्रियों ने जो कविता लिखी है उसमें ऐसे किसी मिथक को, ऐसे किसी पूर्वाग्रह को लगभग ध्वस्त कर डाला है। वो इतनी आवाज़ों में इतनी तरह की कविता लिख रही हैं और इस बहुलता के बावजूद, इस स्वर बहुलता के बावजूद उनके यहाँ कोई एक धागा है, एक संवेदना का धागा जो बताता है कि कविता अपनी प्रकृति में पुरुषों द्वारा लिखी जा रही कविता से भिन्न है। कल हमने बात की थी अनामिका की, आज एक दूसरी कवित्री जो अपने शिल्प में, अपने मिजाज में अनामिका से बेहद भिन्न, कहीं दूर खड़ी हैं, अपना एक अलग मुहावरा बनाती हुई। बात गगन गिल की। गगन गिल जैसे चुप्पी में छुप जाना चाहती हैं, चुप्पी में बस जाना चाहती हैं। जिस दौर में हम रह रहे हैं वह शोर का दौर है, शब्दातिरेक का दौर है। इसमें मध्यम आवाजें नहीं के बराबर सुनाई पड़ती हैं। इसमें वे अनुपस्थितियां जो अंधेरे में कहीं हैं दिखाई नहीं पड़ती हैं। हम जो बहुत भौतिक है, बड़ी आसानी से व्याख्येय है, उस तक पहुंचकर संतुष्ट हो लेते हैं। जहां कुछ अव्याख्येय सा दिखता है, जहां हमें लगता है कि इसको समझने में, इस संवेदना को छूने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अतिरिक्त एकाग्रता दिखानी पड़ेगी, हम उससे बचते हैं। लेकिन गगन गिल बिल्कुल प्रारंभ से एक ऐसी कविता रचती रही हैं जो एक तरह से अपने पाठक को न्योता देती है कि अगर इस कविता को समझना हो तो चुप्पी की भाषा समझो, दुख की भाषा समझो, करुणा की भाषा समझो, प्रेम को भी देखो तो कुछ अलग से आईने में देखो। 80 के दशक में उनका पहला संग्रह आया था, एक दिन लौटेगी लड़की। उसके बाद लगातार वो लिखती रही। अंधेरे में बुद्ध आया, यह आकांक्षा समय आया, और थपक थपक दिल थपक थपक, यह आकांक्षा समय नहीं, माफ कीजिएगा संग्रह का नाम मैं गलत बोल गया था, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक आया। और उनका आखिरी संग्रह अंधेरे में बुद्ध की बात मैंने की, जब मैं आई बाहर। इस संग्रह तक आते आते, यानी अगर हम शुरू करते हैं एक दिन लौटेगी लड़की और वहां से यहाँ तक जब पहुँचते हैं जब मैं आई बाहर, तो ऐसा नहीं कि गगन गिल की आवाज़ बदल जाती है। उनके मूल स्वर तो वही रहते हैं, उनके बुनियादी सरोकार जैसे वही रहते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा को, अपने संवाद को और मध्यम और नुकीला और संवेदनशील बनाती चलती हैं। लगता है कि शब्दों से कम काम लेना चाहती हूँ, वो सारे छिलके उतार के फेंक देना चाहती हूँ। उनकी कविता के आस्वाद से थोड़े परिचय के लिए मैं सबसे पहले उनकी एक पुरानी कविता, कौन सी, वह लड़की जब उदास होगी। इसमें प्रेम की बात है, इसमें उदासी की बात है। ये शुरू होती है कविता कुछ इस तरह, यह लड़की जब उदास होगी तो क्या सोचेगी, आज नहीं, कल नहीं, बरसों बाद। जब यह लड़की उदास होगी तो क्या सोचेगी भला? शायद वह सोचेगी उस प्रेम के बारे में जो भोगा नहीं उसने। शायद वह सोचेगी
उस प्रेम के बारे में जो रीत गया उसकी देह की स्मृति से, लेकिन मुमकिन है वह प्रेम के बारे में सोचे ही नहीं और फिर भी उदास हो जाए। शायद वह सोचे कि उन जगहों के बारे में जहां कभी नहीं जा पाई वह, या उन खंडहरों को जहां से निकली थी अब वह बरसों बाद खंडहर बनकर, इस पे ध्यान दीजिएगा, खंडहर बनकर बरसों बाद निकल रही स्त्री। लेकिन हो सकता है अपनी मिट्टी का सफर वो सोचे ही नहीं और फिर भी उदास हो जाए। आज नहीं, कल नहीं, बरसों बाद यह लड़की जब उदास होगी तो क्या सोचेगी भला? शायद वह सोचेगी ईश्वर के बारे में जो अक्सर गुम हो जाता था उससे। खुशी के दिनों में बचपन में सहेज कर रखे चमकीले पत्थर की तरह, और फिर चमक उठता था अचानक उसकी आत्मा की घुप अंधेरी रात में। लेकिन गहरे उचाटपन के बावजूद मुमकिन है उसे ईश्वर के होने न होने में दिलचस्पी ही न हो। प्रेम नहीं होगा जब, यात्रा नहीं होगी जब, ईश्वर नहीं बचेगा जब, यकीनन सोचेगी तब वह उन सब अधूरे अनछुए कामों को जो नहीं कर पाई वह, कभी प्रेम के उलझाव में, कभी ईश्वर की माया के फेर में। ये बड़ी पुरानी कविता है, लेकिन इस कविता में वे सूत्र मिलते हैं, यानी जो अनुपस्थित है उसकी स्मृति, जहां जा नहीं पाए उसको याद करना, जो उदासी अभी तक आई नहीं है लेकिन जो कहीं भीतर बैठी हुई है, वह प्रेम जो एक उलझाव पैदा करता है, वह ईश्वर जो माया दिखाई पड़ता है। एक तरह का द्वैत, एक तरह का संशय, और बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ाती कवित्री अंततः जहाँ पहुँचती है वहाँ हमारे लिए एक विलक्षण सी कविता है। एक कविता जो मैं थोड़ा सा हिस्सा उसका चाहूँगा, क्योंकि शोक, दुख, करुणा जैसे लगता है कि गगनगिल कहीं इन्हीं के बीच विचरण करती हैं, इन्हीं के बीच वो देखती रहती हैं, चुप्पी और एकांत में अपना घर और पड़ोस बनाती हैं, और करुणा और दुख जैसे उनकी सखियां हैं। हालांकि हिंदी कविता में, खासतौर पे स्त्री कविता में, इस दुख को बार बार तरह तरह से लिखा गया है, लेकिन जब गगनगिल लिखती हैं कई बार ये संदेह होता है कि कहीं ये वायवीय दुख तो नहीं, कहीं ये आध्यात्मिकता की शरण में जाता हुआ दुख तो नहीं। लेकिन कई बार मैं पाता हूँ कि अचानक वो एक झटका देकर इस सांसारिकता में लौट आती हैं, इस धरती के बारे में, स्त्री के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अस्मिता के बारे में। ये सारी चीजें जो हैं उनकी कविता में सहज भाव से चली आती हैं। खैर, जिस पुरानी कविता की बात मैं कर रहा था, प्रेम में लड़की शोक करती है, शोक में लड़की प्रेम करती है, ये देखिए। और इसके अंत में जो वो कहती है वह दिलचस्प है। प्रेम करते हुए लड़की कुछ नहीं सोचती, बस अपनी भारी सांस ले जाती है उसके सीने के पास, सूंघती है उसकी मांस, मज्जा और आत्मा। कहीं यही तो थी उसकी आत्मा, कब छू पाएगी उसे वह इस मुट्ठी भर कंकाल के भीतर। हर बार वह डर कर, मैं बीच की पंक्तियां छोड़ रहा हूं, हर बार वह डर कर आदमी को जकड़ती है, हर बार वह उससे किसी जलती भट्टी में छूट जाता है। शोक में लड़की प्रेम करती है, ऐसा प्रेम खुदा जिससे दुश्मनों को भी बचाए। तो दोस्तों, प्रेम तो है, लेकिन ऐसा प्रेम है जिससे दुश्मनों तक को बचाने की नसीहत है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम पाते हैं कि गगनगिल इन कविताओं को, इनमें संक्षिप्तियों को अतिरिक्त महत्व देती जाती हैं। जिस चुप्पी की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, जिस अनभिव्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, अचानक मैं पाता हूँ कि बहुत सारी कविताएं, शायद जो मुझे अगर याद आ रहा है तो ये कविताएं अंधेरे में बुद्ध नाम के संग्रह की बहुत छोटी कविताएं, बिल्कुल क्षणिकाओं की तरह। पिता ने कहा, 2 कविताएं हैं। पिता ने कहा, मैंने तुझे अभी तक विदा नहीं किया है, तू मेरे भीतर है शोक की जगह पर। और दूसरी कविता भी महज 3 पंक्तियों की, शोक मत कर, पिता ने कहा, अब शोक ही तेरा पिता है।
मैं इन कविताओं को देखते हुए जब उनके आखिरी संग्रह तक आता हूँ तो अचरज में पड़ जाता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे इस लंबी यात्रा में क्योंकि अब करीब 5 दशक होने जा रहे हैं गगन गिल को लिखते हुए, 80 के दशक से शुरू करें तो 45 साल तो हो गए। तो इस पूरे 5वें दशक की यात्रा तक आते आते एक दिन लौटेगी लड़की जब बाहर आती है, जब मैं आई बाहर तक आती है, तो हम पाते हैं एक ऐसा परिपक्व संवाद ईश्वर से, अपने आप से, अपनी माँ से, अपने सखा से, इतना परिपक्व संवाद, इतनी पीड़ा से भरा हुआ, इतने प्रतिरोध से भरा हुआ कि उसको जैसे बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। मैं चाहता हूं कि उस संग्रह के कुछ हिस्से आपके सामने रखूं। वो संग्रह की पहली ही कविता है जो जब मैं आई बाहर, जो कविता संग्रह है, वो संवाद है। देखिए माँ से किस तरह का संवाद है। तुम सुई में से निकलती हो, मैं धागे से माँ, कभी सुई से मैं, कभी धागे से तुम। माँ और बेटी सुई और धागे से निकल रही हैं, क्या बिंब है। तुम सुई से निकलती हो माँ, मैं धागे में से माँ, कभी सुई से मैं, कभी धागे से तुम। कौन सी बखिया माँ हम सिले जा रही सदियों से, कौन सा ये टांका पूरा होने में नहीं आता। जैसे कंठ में हमारे कुछ अवरुद्ध होने लगा है, कोई चुप्पी निर्निमेष सी कहीं हमें घेर रही है, लेकिन कवियत्री जो है वो विश्राम देने को हमें तैयार नहीं। अगली ही कविता में पूछ रही हैं, और देखिए पूछने में क्या है। कुछ देर बुझ जाऊं माँ, फिर साफ दिखें रात और चांद, साफ दिखें तारे आसमान में। आकाश गंगाएं जाती हुई माएं, किसी ओट हो जाऊं कुछ देर माँ। ये संवाद है माँ से बेटी का। और उसके बाद इसी कविता में आगे, नहीं ये दूसरी कविता है, थोड़ी दूर शीर्षक, और वो वहाँ जैसे किसी प्रार्थना की तरह कह रही है कि चीज़ों को कहाँ कहाँ पहुँचना चाहिए। थोड़ी दूर उन्हें जाने दो, अंधेरे में ईश्वर, पर्वत देवताओं तक, प्रार्थनाएं आकाश तक, बूंद सोए घोंघे तक। तो ये एक अलग सी कविता है। दुख और करुणा इसके बीज तो शब्द तो हो सकते हैं, लेकिन ये निजी नहीं है। धरती आकाश ईश्वर पर्यावरण सब इसमें समाते हैं। इसमें राजनीतिक तौर पे सही होने की कोशिश नहीं है। और मैं जानता हूं कि गगन गिल की एक आलोचना ये भी है कि बहुत ज़्यादा अमूर्तनों में जाती हैं, लेकिन जिंदगी जब इतनी ठोस चीज़ों से गड्ढ मगड्ढ भरी हुई हो, जब हम चारों तरफ तरह तरह की उपस्थितियों से, तरह तरह के संवादों से घिरे हों, उसमें यह अनुपस्थिति, यह चुप्पी, किसी जीवन की किसी पेंटिंग में छूटी हुई जगह सी एक रंगहीन अनाकृति, वह भी अर्थ देती है, उसका भी एक मर्म होता है। और देखिए धीरे धीरे बढ़ती हुई कवित्री कहाँ पहुँचती है, वन कन्या को संबोधित करती है। कहती है, देवता हो चाहे मनुष्य, देह मत रखना किसी के चरणों पर, देह बड़ी ही बंधनकारी है वन कन्या, सुलगने देना अपनी बत्ती अपना दावानल। जबकि पता है उसे कि देवता नहीं कोई मनुष्य ही बनाएगा तुम्हें मानवी एक दिन वन कन्या। तो ये जो कविता है इसमें मतलब बल्कि कई बार मुझे लगता है कि कवियों की कविताओं को टुकड़ा टुकड़ा पढ़कर हम एक तरह का अन्याय उनके साथ करते हैं, खास तौर पर उन कवियों के साथ और गगन गिल के साथ ज़्यादा, जहाँ एक पूरी कविता एक सदाव को रचने का, एक पूरे मौन को रचने का काम करती है, शब्दों के छलके उतार कर अर्थों तक पहुँचने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने कोशिश की कि आप तक
एक आस्वाद जाए, आपको शायद समझ में आए कि गगन गिल किस तरह की कवित्री हैं और हिंदी कविता के इस पक्ष को आप देखना समझना चाहें। मुझे उम्मीद है कि स्त्री कविता पर ये चर्चा आपको अच्छी लग रही होगी और इस सिलसिला अभी कुछ दिन चलता रहेगा। धन्यवाद।